आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट की जिसने कि हमारे इस देश को विश्व गुरु बना दिया और जिसने पत्थरों पर लकीरें खींच दी जिससे कि आने वाली पीढ़ी अपनी सभ्यता को खो न दे। इसलिए पत्थरों पर ही सच्चाई उकेर दी। शायद उस महान सम्राट को संदेह हो गया था कि ये सभ्यता आने वाले समय में धरती की गोद में छिपा दी जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। आज वही सभ्यता, वही संस्कृति धरती का सीना चीरकर बाहर आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम अब अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। अब हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से अनभिज्ञ नहीं हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता सर्वविदित हो गई है और हम गर्व महसूस करते हैं इस बात से कि हमारे पूर्वज बौद्धमय थे। सर विलियम जॉन्स बंगाल प्रेसिडेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज और एंशिएंट इंडिया के स्कॉलर, जो कि एक दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण ये था कि उन्हें प्राचीन भारत के स्तंभों पर लिखी हुई लिखावट को पढ़ने में बहुत ही परेशानी महसूस हो रही थी। वो काफ़ी बेचैन हो रहे थे कि किस तरह इन सब को समझें। उन्होंने उन स्तंभों पर लिखे हुए शब्दों की पांडुलिपि एक कागज़ पर तैयार करवाई, जिसे कि बनारस के एक हाकिम के पास उस पांडुलिपि की छाप भेजी। उस समय ब्राह्मणों ने बनारस को विद्वता का गण घोषित कर रखा था। इसके साथ साथ ये भी प्रचारित कर रखा था कि सृष्टि के जन्म से लेकर कलयुग के तत्कालीन दिन तक की एक एक अवधि का ज्ञान वो रखते हैं। इस पर उस हाकिम ने बनारस के बड़े बड़े विद्वानों को इस पांडुलिपि को पढ़ने की जिम्मेदारी दी। एक अति विद्वान ने बताया, जी हाँ, अति विद्वान, क्योंकि जो प्राकृत को संस्कृत में पढ़ेगा वो तो अति विद्वान ही होगा। तो उस अति विद्वान व्यक्ति ने बताया कि इस पर महाभारत कालीन युधिष्ठिर का गुप्त कालीन वनवास लिखा हुआ है। इस बात को साबित करने के लिए उस विद्वान ने एक किताब भी रच डाली। करीब 50 सालों तक महाभारत काल का प्रचार किया जाने लगा और लोग उसे भीम की गदा के नाम से जानने लगे। इस बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं कि उस स्तंभ को भीम की गदा क्यों और कैसे कहा गया, जिसे कि आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। दुनिया के एक महान फिलोसोफर बुद्ध ने आज से करीब 2500 साल पहले ही कह दिया था कि चांद, सूरज और सत्य अधिक देर तक छिपाए नहीं छिप सकते, और यही आज हो रहा है। 1836 से 1838 के बीच जेम्स प्रिंसेट ने यह लिपि पढ़ डाली, जिसके बाद लोगों को यह पता चला कि यह कोई भीम की गदा नहीं है और न ही इस पर किसी भी प्रकार का महाभारत कालीन युधिष्ठिर का गुप्त कालीन वनवास लिखा है, जिस कारण लोगों का सिर घूम गया, आंखें फट गई। इतने सालों से वो क्या समझ रहे थे और ये क्या निकला। इतने सालों के बाद इन सबको पता चला कि यह लेख महान सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, पर यह कोई पहली या आखिरी घटना नहीं थी। इसी से संबंधित वीडियो 245 देखें कि किस तरह सम्राट अशोक के स्तंभ के लेखों के साथ छेड़छाड़ की गई। क्योंकि संस्कृत प्रचलन में थी लेकिन प्राकृत लुप्त हो चुकी थी। लिपि को पढ़ने के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक सम्राट अशोक नया परिप्रेक्ष्य, जो कि किंडल वर्जन में अवेलेबल है, उसमें लिखते हैं, जब तक हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इन्हीं आडंबरों में फंसे रहेंगे। बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक ये पुस्तक है और आज सभी को ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की ओर मुड़ सकते हैं। इस पुस्तक में भाषाविज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेज नंबर 104 में लिखा है कि कोई भी अज्ञात लिपि तब पढ़ी जाती है जब उसका द्विभाषीय अभिलेख मौजूद हो, जिसमें कि एक लिपि ज्ञात हो। अशोक के अभिलेख द्विभाषी हैं, इसीलिए वे पढ़े जा सके हैं, या फिर अभिलेख काफ़ी लंबे हों ताकि बार बार किसी खास लिपि चिन्ह को आने पर उसके संकेतों को पकड़ा जा सके। और अशोक के अभिलेख लंबे हैं जिसमें एक ही लिपि चिन्ह बार बार आ रहा है, इसलिए वे पढ़े जा सके हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिसे अभिलेख पढ़ना था उसी ने खोए हुए इतिहास को जानने में और उसको सामने लाने में तत्परता दिखाई। और जिन लोगों को ये इतिहास दफन करना था वो लोग इस बात को क्यों बताते कि इन अशोक स्तंभों पर क्या लिखा है। इन्होंने तो उल्टे इन स्तंभों पर अपनी रामायण महाभारत को थोप दिया। ये क्यों चाहेंगे कि ये इतिहास सबके सामने आए।
ये प्रजाति पहले भी थी और आज भी है, बस इनको मौका मिलने की देर होती है। ये सांप की तरह फन फैलाकर भोली भाली जनता को डस लेते हैं। आज भी जब कोई उत्खनन होता है, वो चाहे मौर्यकालीन हो या गुप्तकालीन हो या फिर सिंधु सभ्यता हो, तुरंत ही ये षड्यंत्रकारी उसे रामायण या महाभारत से जोड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल सम्राट अशोक ने अपने हर स्तंभ में लेख खुदवाए थे। दिल्ली के पास टोपरा स्तंभ में 7 तरह के लेख मिले हैं, जिनमें से 6 अभिलेख 243 बीसी में लिखवाए गए थे और जो 7वां अभिलेख है वो 242 बीसी में लिखा हुआ था। इन सभी स्तंभों पर सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार की बातें लिखवाई। आज भी हम देखते हैं तो पाते हैं कि जब भी कहीं भी उद्घाटन होता है तो लोग शिलान्यास लगवाते हैं या पत्थर या फिर बोर्ड पर लिखवाते हैं। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि ये मौर्यकालीन संस्कृति है। सम्राट अशोक के समय में शिल्प कला बहुत ही ज़्यादा चलन में थी। उनके बनवाए हुए स्तंभों पर शानदार चमक पाई जाती है, जिस कारण वे पत्थर के नहीं बल्कि धातु के स्तंभ प्रतीत होते हैं। 17वीं सदी में मुगल काल में अंग्रेज यात्री भारत यात्रा के लिए यहाँ आया था, जिसका नाम टॉम कायंट था। उसने इस स्तंभ को धातु का स्तंभ समझ लिया। उसने दिल्ली का टोपरा स्तंभ देखा और लिखा कि यह स्तंभ पीतल की परत चढ़ा हुआ स्तंभ है। इस तरह से भ्रमित हुए वो पहले व्यक्ति नहीं थे। इसी तरह से 19वीं सदी के आरंभ में भारत यात्रा पर आए विशब हैबर को भी यही भ्रम हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि यह ढली हुई धातु का है। आश्चर्यजनक तरीके से बने इस स्तंभ को जब फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली आए थे तो इसी स्तंभ को खींचने के लिए 8400 आदमी लगे थे। अब आप ये सोचिए कि 150 मील ले जाने के लिए 8400 आदमी लगे थे, तो सम्राट अशोक के समय ऐसी कौन सी ट्रिक उनके इंजीनियरों ने लगाई थी कि चुनार में ये स्तंभ का निर्माण करके फिर टोपरा में स्तंभ भेजकर वहां स्थापित किया होगा। आज के समय में बहुत ही आश्चर्यजनक उपलब्धि है ये। हम आज ये बात सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ एक स्तंभ कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया जाता है, जिसकी चमक आज भी वैसी की वैसी ही पाई जाती है। जिस पर लिखे लेख को जेम्स प्रिंसेट ने पढ़ा था, जिस बारे में वो अपनी पुस्तक तारीख़े फिरोज शाही में अशोक स्तंभ के टोपरा से दिल्ली लाए जाने की बात लिखते हैं कि सुल्तान ने स्तंभ उखड़वाने के बाद इसमें खरोंच ना लगे, इस कारण इस स्तंभ को रेशम की रुई पर रखवाया था। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेट ने स्तंभ को देखा और उस पर लिखा लेख पढ़ा तो वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उस वक्त तक स्तंभ में काफ़ी जगह से दरार आ चुकी थी। जब उस लेख को पढ़ा जा रहा था तो जिस जगह दरारें थी उसके आसपास के अक्षरों से मिलान करते हुए पढ़ा गया। इसको इस तरह से रिकवर कर लिया गया जेम्स प्रिंसेट के द्वारा। इसका हिंदी अनुवाद है, दीवान पीएम का आदेश कौशाम्बी में महामंत्रियों जो भी कोई संघ को विभाजित करता है क्योंकि अब एकजुट है, उसे संघ में प्रवेश नहीं दिया जाना है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो भिक्षु ही हो। नन संघ को विभाजित करने के लिए सफ़ेद कपड़े पहनने और मठ में रहने के अलावा कहीं और निवास करना है। यानी कि ये वैसे लोगों जिसे कि हम सरल भाषा में पंचमार्गी कह सकते हैं। ये पंचमार्गी वो होते हैं जो कि किसी दूसरे के संघ में घुसकर वहाँ पर अपना वर्चस्व बना लेते हैं और फिर उस संघ को तोड़कर उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। यही चीज़ अशोक ने अपने स्तंभ पर लिखवाई और साथ में ये भी लिखवाया कि इन्हें सजा के तौर पर संघ से तो बाहर निकालना ही है, साथ ही सफ़ेद कपड़े भी पहनाए जाएं। लेकिन जब ब्राह्मणवाद का विकास हुआ तो इन्होंने जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती थी उन महिलाओं को यानी कि उन विधवाओं को सफ़ेद कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जिस संघ को तोड़ने और दंडित करने का आदेश सम्राट अशोक जिस कौशाम्बी के स्तंभ पर लिखवाए, उस स्तंभ का मुख्य शीर्ष, कमल चौकी और उस पर सुसज्जित होने वाला वृषभ सब कुछ अलग अलग 2.4 किलोमीटर की दूरी पर 1963-64 में मिला था। और आज भी इस कमल चौकी के ऊपर अगर इस खंडित वृषभ को रख दिया जाए तो ये सम्राट अशोक के रामपुरवा का वृषभ शीर्ष के जैसा ही बन जाएगा। अब इसे कोई षड्यंत्र कहे या फिर कुछ और,
और आज काल्पनिक रामायण महाभारत की कथाएं सुनाने वाले इस बात को क्यों नहीं बता पाए, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आज सभी शिवलिंगों में सम्यक संस्कृति के बनाए स्तंभों और उनकी कलाकृतियों का इस्तेमाल करना भी एक अनदेखे और बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। सम्राट अशोक की एक नई जानकारी के साथ फिर जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।